कोणत्या याच्यावर बोलू प्रश्न विचारू शकत काय नाही. प्रश्न निशाण. विचारा? प्रश्न विचारा ना. चालू सर गैस वार जो आपकी किताब थी उसमें से जो आपने मैसेज दिया था वो क्या था, उसके बारे में बताइए। मैं पहले खुश खबर देता हूँ आपको, आपका दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कुछ महीना के बाद ये आपका जो मराठी साहित्य सम्मेलन शुरू होने के पहले हम ये मराठी भाषा में गैस वॉर्स का अनुवाद करके छप रहे हैं। ये पहला, ये किताब मैंने 2014 का अप्रैल महीना में हमने खुद इसका प्रकाश किया और बहुत अच्छा लोग खरीदे, बहुत लोगों हमें बुलाया यह किताब के बारे में। ये किताब का एक ही संदेश है, किस तरह से भारतवर्ष की हर नागरिक का एक संपद जो है, ये प्राकृतिक एक संसाधन है, जो कृष्णा गोदावरी, जो बंगाल का घाटी समुद्र के नीचे जो प्राकृतिक गैस है, ये जो उत्पादन कर रहा है एक कंपनी, जिस कंपनी का मालिक है रिलायंस, जिसका नेतृत्व में है धीरूभाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी। किस तरीका से सरकार का नीति जनहित के खिलाफ है, कुछ लोगों को मदद किया। ये पूरा हमें 4.5 साल लगा ये किताब तैयार करने में। ये किताब में हमने साफ साफ लिखा है कि ये दो भाई मुकेश और अनिल अंबानी के बीच जो झगड़ा हुई थी, इसका असली कारण क्या है। लोग कहते हैं हाँ टीना और नीता ये दोनों के बीच झगड़ा हुआ, इसीलिए भाई धीरूभाई अंबानी का जो पूरा जो साम्राज्य था इसको बांट दिया इन्होंने। मगर मैं कहा नहीं, ये असली कारण ये नहीं है। ठीक है, नीता टीना का बीच कुछ हो सकता है, सास बहू का बीच कुछ झगड़ा हो सकता है। असली कारण यह है कि आम नागरिक का जो संपद है, जो प्राकृतिक गैस है, ये कौन लेगा, कितने पैसा मिलेगा, कैसे इस्तेमाल होगा, यही है असली कारण दो भाई के बीच जो झगड़ा हुआ। फिर मैंने ये भी लिखा है किस तरह से सरकारी नीति इन लोग को मदद किया। मैंने नहीं, CAG CAG ने उसका रिपोर्ट में कहा। और ये पूरा किताब छपने के बाद मुकेश अंबानी जी का कंपनी का वकील और अनिल अंबानी जी का कंपनी का मालिक, एक नहीं 4 बार हमें वकील का चिट्ठी दी, कारण दिखाओ नोटिस दिया, एक के बाद एक प्रेम पत्र हमारे पास पहुंच गए और बोला कि तुमने मानहानि किया। तो मैंने बोला हमने मानहानि नहीं किया, आपने जो जो कहना है आपका बात भी है इसमें। और मैंने बोला हमने जवाब है, ये हमारा जवाब, आपका जो कहना है ये है। हम भी एक नागरिक है, भारतवर्ष का संविधान में हर व्यक्ति का अभिव्यक्ति का एक स्वतंत्रता है, हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। अगर मैंने मानहानि किया तो आप ले जाइए, हमें अदालत में ले जाइए। तो अभी तक ये अप्रैल 2014, आज मैं सितंबर 2015, 1.5 साल के बाद बोल रहा हूँ, अभी तक तो उन्होंने अदालत नहीं किया। तो मेरा कहना है कि ये चिट्ठी जो हमारे पास आए हैं, हमें धमकी देने के लिए, हमें डराने के लिए इन्होंने चिट्ठी दिया और ये भी दिखाने के लिए बोला कि ऐसा हमारे साथ मत करो। और बाकी लोगों को, सुचेता दलाल के पास, वो हमारा किताब का एक समीक्षा किया था, उनके पास भी चिट्ठी आ गया मानहानि की, बोला 100 करोड़ दे दो 10 दिन में। तो देखिए आज जो बड़े बड़े पूंजीपति है, जो कॉरपोरेट घराने का मालिक है, वो अपसंद करते हैं कि कुछ भी उनके खिलाफ कोई लिखे। वो चाहते हैं सारे पत्रकार, सारे लोक माध्यम उनके कब्जे में है। तो जो स्वाधीन तरीके से अपने जो भी अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, ये वो सचमुच नहीं मानने के लिए तैयार है। तो मैं, हमारा किताब अच्छे लिख रहे हैं, मराठी में आ रहे, इसके बाद उसके पहले हिंदी और बांग्ला में भी आ रहे। और इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर हमारे किताब में एक शब्द भी मैंने किसी का गलती लिखा है तो हमें ले जाइए, अदालत में ले जाइए, मानहानि, और उससे हमें जेल में डाल दीजिए। मगर 1.5 साल उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। एक जगह मैंने लिखा है कि हाँ, अंबानी का दबाव के लिए भारत सरकार को मंत्री का जो मंत्रालय है ये बदल दिया था, मैंने लिखा है। तो उन्होंने कहा तुमने मानहानि किया।
तो मैंने बोला अगर मैं किसी का मानहानि किया तो मैंने मनमोहन सिंह का मानहानि किया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री, उसको मालूम है कि कौन कौन सा मंत्रालय में कौन बैठेगा। तो इस तरीका से मैं सोचता हूँ जो पत्रकार है, जो लेखक है, इनको डराने के लिए इन लोग वकील का चिट्ठी देते हैं। और सिर्फ मेरा ये एक ही संदेश है, डरिए मत, सच आपका साथ है। जब तक आपका सच आपके साथ है, किसी को डरिए मत। जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, अगर आपके साथ कोई नहीं जाएगा, अकेला चलोगे। क्या बात है, भैया आप एक काम कीजिए, वो एक किताब का कॉपी आप दे दीजिए, उसका भी एक तस्वीर ले लीजिए। लेंगे तो सब कुछ लेंगे, नहीं लेंगे कुछ। समोर पुस्तक ठेवलंय वो किताब कवर एक ले लीजिए आप। राजीवला पाठवलंय काय म्हणून त्याला सांगितलं बहुत लोग हमें ये सवाल पूछते हैं, केस का क्या होगा? कौन सा केस? कोणता केस? वय नाही है भी हमें सिर्फ चिट्ठी भेजने के बाद, और हमें सिर्फ नहीं, गोपाल गांधी जगताप मॅडम ने जो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, उसको भी ऐसे चिट्ठी भेजते हैं। और हमारे भी सीबीआई का जो एक कार्यक्रम हुई थी दिल्ली में, जिस दिन हमारे किताब का लॉन्च हुई थी, ये हमें मान गई थी, उस दिन जाके मुझे आश्चर्य हो गया था। 15 अप्रैल 2014 विज्ञान भवन ने दिल्ली में एकदम बड़ा भारत सरकार का जो ऑडिटोरियम में है, गोपाल कृष्ण गांधी ने एशिया के इतिहास में ऐसा कभी आप उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक पूरा सरकार के ऊपर, पूरा राष्ट्रपति के ऊपर वो और लोग आश्चर्य हो गए क्योंकि कैमरा चल रहे थे। और बाद में सीबीआई का जो पीआरओ है, वो सबको बांट दिया कि करून घेतलं की मग बुद्धी स्लर झालं का? आरामात पॅन करून नाही असं ते घेऊन या मग. गॅसवर येऊन थांब. पुढे सरक गॅसवरला. पुढे सरक. झूम करत नाही. कॅम पुढे माग आणायचा. तू हाल. झूम इन झूम आउट करू नको. पप्पू काय काय सूट काय 50 रुपये 250 ते 200 रुपये. काय अवघ्या काही मिनिटातच प्रमुख अतिथींचं आगमन होत आहे. शुभम शुभम सुस्वागत. स्वामी रामानंद तीर्थ व्याख्यानमाला या अप्रतिम अशा बौद्धिक मेजवानीमध्ये मी शिरीष पोफळे आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांना बाहेर असलेल्या अतिशय सुंदर अशा पावसाळी वातावरणाबद्दल मी शुभेच्छा देतो. गेले काही दिवस आपल्यावरती मेहरबान असलेला हा पाऊस आपल्याला सुखावत आहे. शुभम अशा वातावरणात देखील आपण दिलेली ही लक्षणीय उपस्थिती निश्चितच आमचा उत्साह वाढवणारी आहे. शुभम गेली अनेक वर्ष, जवळपास 3 दशकं रामानंद तीर्थ व्याख्यानमाला आपल्याकरता विविध विषयांची अप्रतिम अशी बौद्धिक मेजवानी सादर करते. आजही
असाच एक अमृत योग आलाय असं म्हणायला हरकत नाही. सर्वप्रथम मी मंचावरील मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी आदरणीय स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करावी. धन्यवाद. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते आदरणीय परमज्योत बुवा ठाकुरता यांचं स्वागत करायची विनंती अजित जगताप यांना करतो. आणि आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि प्रमुख अतिथींचा परिचय याकरता अतुलजी देऊळगावकर, सचिव रामानंद तीर्थ व्याख्यानमाला यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो. परंजोईजी, पन्नालालजी, देसरडाजी आणि सभागृहातील मान्यवर बंधू भगिनी, 2 दिवसापूर्वीच केंद्र सरकारनं एक कायदा पास केला आहे. जंगलाचा 40% भाग हा जंगल सुधारण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना देण्यात येणार. त्यामध्ये अट अशी घातलेली आहे की जी जंगलं खूप खराब अवस्थेत गेलेली आहेत त्यांना सुधारण्यासाठी खाजगी कंपन्या, कॉर्पोरेट कंपन्या जंगल सुधारण्याचं काम करणार आहेत आणि तिथं कोणती वृक्ष लागवड करायची हे सुद्धा ते ठरवणार आहे. आता हे असं दिसल्यानंतर प्रत्यक्षात काय होतं तर या संदर्भात सुदीप चक्रवर्ती क्लिअर, होल्ड अँड बिल्ड असं पुस्तक यांचं 1 वर्षापूर्वी आलेलं आहे. आपण ते जरूर वाचावं. गेल्या 10 वर्षामध्ये आधीचं सरकार, आत्ताचं सरकार यांच्या काळात काय पद्धतीनं जंगल ताब्यात घेतलं जातं, काय पद्धतीनं शेतजमीन ताब्यात घेतली जाते. ओरिसा, झारखंड, छत्तीसगड यामध्ये पॉस्को, टाटा, वेदांत या कंपन्यांसाठी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी चक्क पानमळे उद्ध्वस्त केले जातात. ती जमीन नापीक म्हणून सांगितलं जातं आणि ती कंपन्यांना दिली जाते. किंवा त्यापूर्वी ग्रासिन, रेयॉन, बिर्लांच्या कंपन्यांनी त्याचं संशोधन आणि त्यांनी विषय घेतलेले हेच आहेत की नैसर्गिक साधन संपत्तीचं नेमकं काय होतं. मग ती हवा, पाणी, जंगल, जमीन, जमिनीच्या खालचं खनिज, वरचं खनिज यामध्ये जे घोटाळे होतात ते कसे होतात, यातलं राजकारण नेमकं कोणतं आहे. क्रोनी कॅपिटलिझम ज्याला आपण भाई भतीजावाद म्हणतो किंवा टोळी सत्ता म्हणतो, हे नेमकं कसं चालतं. अंबानी, अडाणी, टाटा या कंपन्या नेमक्या काय पद्धतीने स्वतःची धोरणं राबवून घेतात आणि स्वतःचा फायदा करून घेतात, यामध्ये सर्वसामान्य जनतेची हानी कशी होते. खरं तर या संदर्भात पर्यावरण शास्त्रज्ञ जेम्स लव्हलॉक, ज्यांचं वय आता 92 आहे, लंडनमध्ये ते राहतात, त्यांनी खूप पूर्वीच सांगून ठेवलेलं आहे जगातल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया पर्यावरणाच्या विनाशावर आधारलेला आहे. आणि या काही मूठभर कंपन्या 2013 साली थॉमस पिकेटी या तरुण अर्थशास्त्रज्ञांचं जे पुस्तक आलं कॅपिटल इन 21st सेंचुरी, आणि त्याच्यानंतर आत्ता 2 महिन्यापूर्वी त्यांचे गुरु अँथनी ॲटिक्सन यांचं जे इनइक्वॅलिटी पुस्तक आलं, हे सगळं हेच अधोरेखित करतायत की 2001 नंतर जी संपत्तीची निर्मिती होती आहे
त्यातून विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढते. जी आपली विकास होतोय, ग्रोथ होतीये, ती रोजगार रहित आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला त्याचा काहीही फायदा होत नाही आहे. यामध्ये ही जी लूट आहे नैसर्गिक साधनसंपत्तीची, याचा खूप कसून अभ्यास परांजोयजींनी केला. आणि त्यांनी जे पुस्तक लिहिलं, गॅस वॉर्स, क्रोनी कॅपिटलिझम अँड अंबानीज, हे पुस्तक लिहिल्यानंतर त्यांना एकामागोमाग एक नोटिसेस अनिल अंबानी आणि मुकेश अंबानी यांनी दिला. त्याला त्यांनी कसं तोंड दिलं? एक पत्रकार स्वतःच्या माहितीवर जर खूप ठाम असेल तर काय पद्धतीनं या अगदी मोठ्या सत्तेला कसं तोंड देऊ शकतो आणि काय पद्धतीनं लिहू शकतो, याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे परांजोयजी आहेत. आपण जेव्हा पत्रकारिता थिल्लर होत जाताना बघतो, सगळीकडे विक्री होते तशी पत्रकारितेमध्ये होते बघतो, कित्येक प्रसार माध्यमं, दूरचित्रवाण्यांचे मालक हे या घोटाळ्यांमध्ये सहभागी आहेत. म्हणजे एकाच वेळेला सगळे मिळून घोटाळे करतायत. अशा वेळेला परांजोयजीसारखा माणूस, ज्यांचं पुस्तक यायच्या वेळेला प्रकाशक म्हणतात की पुस्तक जरा निम्मं कराल का, आणि आमच्या वकिलाला सांगतो, आणि वकील त्यांनी जर परवानगी दिली तर तुमचं पुस्तक छापतो, तेव्हा परांजोयजी म्हणाले नको, माझं मीच छापतो. असं करून ज्यांनी पुस्तक छापले आणि त्याच वेळेला अनेक म्हणजे देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन अनेक ठिकाणी ते लिखाण करतात. आज शेतकऱ्यांचं दुःख जाणून घेण्यासाठी ते दुष्काळी भागात जाऊन आले. नंतर पुढच्या महिन्यामध्ये व्यापम घोटाळ्यामध्ये जे मृत पावलेले आहेत त्यांच्या चौकशीसाठी जाणार आहेत. असा देशभर हिंडणारा हाडाचा पत्रकार दिल्लीहून आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी इथं आलेला आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याशी मुक्तपणे संवाद साधावा. परांजोयजी. अतुल जी, बहुत तारीफ़ किया, ज़्यादा तारीफ़ किया, तो मैं बहुत गर्वित बोध करता हूँ, सम्मानित बोध करता हूँ आप लोग हमें यहाँ बुलाया. मैं माफ़ी पहले ही मांग लेता हूँ. मेरा तीसरी भाषा हिंदी है, सबसे कमज़ोर है, तो अगर मेरा उच्चारण, मेरा व्याकरण इधर उधर चला जाता है तो मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ. जिस विषय के ऊपर मैं आज आप लोग के सामने कुछ सूचना, कुछ तथ्य आप सामने रखता, ये अभी अभी अतुल जी संक्षिप्त में आपको बताया. ये देश का जल, जंगल, ज़मीन, ज़मीन के नीचे जो कोयला है, समुद्र के नीचे जो प्राकृतिक गैस है, जो लोहा अयस्क है, ये किसी एक व्यक्ति का संपत्ति नहीं है. ये किसी व्यक्ति का बाप या दादाजी का संपत्ति नहीं है, किसी का बेटा और किसी का पोता का संपत्ति है. ये भी आप सोच लीजिए, ये किसी सरकार का भी संपत्ति नहीं है. ये हमारा हवा जो है, ये जो ज़मीन है, सरकार जनहित में काम करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जितने सारे प्राकृतिक संसाधन है, ये हर नागरिक का है, हर व्यक्ति का है, हर आदमी के है, हर मर्द, हर औरत और हर बच्चे के लिए है. तो जब सरकार ये कोयला का ब्लॉक कहिए, आवंटन किया किस तरह से, वहीं से मैं आज कहानी शुरू करता हूँ. यही महाराष्ट्र का ही कहानी है, समझ लीजिए. विजय दर्जा जी का नाम आ गया इसमें, अभिजीत जायसवाल जी का नाम आ गया ये कोयला केस में. यही के सांसद है जो आज मंत्री है. ये पर्दाफाश किया हंसराज आहिर जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश जावड़ेकर जी ने. ये घोटाला क्या है? आज नहीं, 70 का दशक में इंदिरा गांधी जी का समय कोयला का राष्ट्रीयकरण किया था. 90 का दशक में फिर हम आर्थिक उदारीकरण का नीति ले आया और ये निजीकरण की तरह हम चल गया. तो ये कोयला
आज भी 80% ऊपर 90% के आसपास एक सरकारी संस्था उत्पादन करते हैं। ये कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। इसके बहुत सारे शाखाएं हैं। ये विश्व में सबसे बड़ा कंपनी है जो कोयला उत्पादन करते हैं। और आज भारतवर्ष में जितना हम ऊर्जा उपभोग करते हैं, इसमें समझ लीजिए कि 60 से भी ऊपर 65-66% आसपास कोयला से आता है। और जो पूरा हम कोयला एक साल में हम खर्च करते हैं या उपभोग करते हैं, फिर भी हमें 15 से 20% आयात करना पड़ता है। ज़मीन के नीचे है कोयला, मगर बहुत सारे कारण के लिए हम खनन नहीं कर पा रहे और इसका इस्तेमाल नहीं हो रहे बिजली उत्पादन के लिए। तो किस तरह से ये घोटाला सबके सामने आया? बार बार लोग कह रहे थे, कुछ लोग एक कमरे में बैठ के ये स्थिर करते हैं कि इसको देना है या इसको देना है, फलाना का भाई को देना है, इनका भतीजा को देना है। एक मंत्री जी, उन्होंने प्रधानमंत्री का दफ्तर में लिखा कि भाई ये कंपनी को ये देना चाहिए। पता चला उनका भाई कंपनी का डायरेक्टर है, निर्देशक है, उनको मिल गया। दादाजी अखबार चला रहे थे, अचानक वो कोयला खनन का भी धंधा में आ गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई गुटखा बना रहे थे, उसको भी मिल गया कोयला खनन करने के लिए। कोई CD बना रहे थे, उनको भी मिल गया। सरकार का कहना यह है कि हमारा उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, हमको सबको मौका देना चाहिए। ठीक है, मान लिया। तो आपने नीलाम क्यों नहीं किया? सबको मौका दीजिए। बोलिए ये कोयला का ब्लॉक हम नीलाम कर रहे हैं, जिसको जितना पैसा बिड करना है। बोला नहीं, ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि दाम बढ़ जाएगा, बिजली का दाम बढ़ जाएगा। और किस हालत में पहुंचा ये घोटाला, समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय, कहा कि सबसे जो जांच का एजेंसी है CBI को बोला तुम पिंजरे में तोता। मैं नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अश्विनी कुमार जो कानून मंत्री था, उसको पद छोड़ना पड़ा। फिर यही CBI का निर्देशक रंजीत सिन्हा, उनके खिलाफ जांच चल रही, क्योंकि ये सब लोग इनके घर में आते थे शाम के समय। ठीक है, दफ्तर में मिलिए सबको, आप CBI का डायरेक्टर है, आप सबसे मिलिए ना। तो एक के बाद एक ये घोटाला आ गया। कैग, जो एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो एक संवैधानिक एक संस्था है, कैग ने कहा कि सरकार का नुकसान हुआ। और ये मामूली नुकसान नहीं, 1,90,000 करोड़। आप समझ लीजिए, 1 करोड़ मत, एक के बाद आपको 7 बार शून्य लगाना पड़ेगा। हाँ, 1,90,000, एक के बाद 9, उसके बाद 5 बार शून्य, उसके बाद 7 बार शून्य। तो एक ब्लैक बोर्ड में लगा दीजिए इतना पैसा। अब मनरेगा में साल में 30,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अब शिक्षा के लिए कितना खर्चा कर रहे केंद्र सरकार, स्वास्थ्य के लिए कितना खर्चा कर रहे, और कितना आपका नुकसान हुआ। फिर जब कैग ने ये बात किया, विनोद राय ने कहा, उनके पीछे सरकार लग गया कि आप सरकार का बदनाम कर रहे हैं, आप देश का बदनाम कर रहे हैं, भारतवर्ष का छवि पूरा विश्व में आप खराब कर रहे हैं। पूरा विश्व लोग समझते हैं कि भारतवासी सब लोग चोर हैं। जो सच बताया एक संवैधानिक संस्था, उनके पीछे इन्होंने लग गया। फिर सुप्रीम कोर्ट बोला कि सारे कैंसिल कर दो,
एक के बाद एक कैंसिल कर दो। आपके सामने कोई रास्ता नहीं था, मानना ही पड़ा। बोला कि देश का अर्थव्यवस्था का क्या होगा। भैया तुम जब आवंटन कर रहे थे बिना नीलाम करके, उस समय आप देश के बारे में सोचा नहीं था? उस समय देश का अर्थव्यवस्था के बारे में आपने सोचा नहीं? तो सारे लाइसेंस, आज नहीं, पिछले 20 साल आप जितने सारे लाइसेंस दिया था सबको कैंसिल करा दिया और दोबारा नीलाम करने का आदेश दिया। वो काम शुरू हो गया। सरकार को मानना ही पड़ा। फिर तो चुनाव आ गया। आप देखिए कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में, उस समय तेलंगाना नहीं था, 2 जिला में, कर्नाटक में बेल्लारी और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, यहाँ पे आयरन ओर यानी कि इस्पात बनाने के लोहा का जो अयुस्क है, बेआईनी तरह से खनन हो रहे थे। क्यों? चीन में, बीजिंग में ओलंपिक का खेल शुरू हुआ और अचानक चीन का से मांग बढ़ गया और दाम भी बढ़ गया। तो 3-4 साल में पूरा एकदम जो संपत्ति थे इसको खनन करके देश का संपत्ति को लूट कर दिया इन्होंने। इनके पीछे कौन थे? येडियुरप्पा सरकार का मंत्री गाली जनार्दन रेड्डी, ये 3 बंधु थे। इनका पिताजी एक पुलिस कांस्टेबल थे, काउल्स बाजार के बेल्लारी के। आंध्र प्रदेश में कौन थे ये सारे कंपनी के पीछे? उस समय का जो मुख्यमंत्री YSR, उनका बेटा, जो अभी नया अपना पार्टी शुरू किया, YS राजशेखर रेड्डी का बेटा YS जगनमोहन रेड्डी। वो खुद कह रहे थे कि हमें तो कुछ मालूम नहीं है। अब आश्चर्य हो जाएगा, जो बाउंड्री थे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, जब सर्वे करके लिए आते थे, वो जो खंभा लगा था एक से यहाँ चला जाता और फिर चले जाते यहाँ से वहाँ चला जाता। और 1 साल नहीं, लगातार इन्होंने ये लोहा अयुस्क को बेआईनी तरह से, गैर कानूनी तरह से खनन किया। चीन में सारे चीज़ इन्होंने निर्यात किया और सरकार को कस्टम्स ड्यूटी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फ़ायदा मिला किसको? चीन के लोगों को। नुकसान हुआ किसका? हमारे देश का नागरिक का। सिर्फ आपका नहीं, आपका बेटा का, आपका पोता का, क्योंकि ये यहीं से इस्पात बनते हैं। फिर लोग चिल्ला-चिल्ली कर दिया। बेल्लारी एक लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से सोनिया गांधी चुनाव में कंटेस्टेंट किया था। उसके खिलाफ सुषमा स्वराज जी उम्मीदवार थे। सुषमा जी हार गए थे। एक तस्वीर आया, सुषमा जी उनको, गाली जनार्दन रेड्डी को ब्लेसिंग्स दे रहे, आश्वासन दे रहे। आप समझ लीजिए कि 3-4 साल में ये देश का जो संपत्ति है, प्राकृतिक संसाधन है, जो हर नागरिक का संपत्ति है, इन लोग बेआईनी, गैर कानूनी तरह से खनन करके लूट किया। किसको फायदा मिला? 2 राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं सबके सामने बोल रहा हूं। मैं मानहानि कर रहा हूं, ठीक है, मैं मानहानि किया। मैं सुषमा जी के पास गया, मैंने बोला आप कहिए। मैंने बोला मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हमसे मिला भी नहीं उन्होंने। मैं जगन रेड्डी से मिला, बोला मैं भी कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि सब लूट जब हो गया था,
2011 सितंबर में जगन रेड्डी को जेल जाना पड़ा। 3 साल उन्होंने जेल में रहा। उसका कुछ महीना के बाद जगन मोहन रेड्डी को भी जेल जाना पड़ा। उनको भी 1.5 साल जेल में रहना पड़ा। ठीक है, सीबीआई ने उसके ऊपर कार्रवाई किया।